इस सेंटर ऑफ बॉयंसी ना नीचे है और एमजी ऊपर है। वो एमजी का पॉइंट ऊपर है और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे। अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो उस पर नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे ना, तो ये जो फिगर है ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाएगा, मतलब ऐसे रोटेट हो जाएगा। एमजी यहाँ लगेगा और बॉइंट फोर्स यहाँ लगेगा। तो इस पे जो नेट टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? अच्छा, क्या एक बार फिर से बोलिए। इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इस पे जो नेट टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या? हाँ सर, स्टेबल स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम होगा। इसको मैंने इसको रोटेट करो, इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो फिगर ऐसा बन जाएगा। क्लॉकवाइज ही आएगा टॉर्क। तो फिर ये स्टेबल होगा कि एंटी स्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ बॉयंसी को सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई करना चाहिए। सर वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हम लोग कैसे चेक करते हैं? सिमेट्री। इस पूरे वॉल्यूम का मिड पॉइंट होगा। हाँ, मतलब सेंट्रॉइड। याद है पॉइंट होता है ये जितना। हाँ, सेंट्रॉइड जो भी बोलो, मिड पॉइंट। अब तो मतलब मास वेरिएबल हो, कुछ भी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ सेंट्रॉइड पे लगेगा। हाँ, एक्चुअल में जो बॉइंट फोर्स लगता है वो यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है उसकी वेट के इक्वल लगता है। अब यहाँ पे जब पानी जब प्रेजेंट होगा वो यूनिफॉर्म मास है कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? हाँ, पानी का तो यूनिफॉर्म है। तो फिर सेंटर ऑफ, तो इस पानी के सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ बॉयंसी लगेगा। यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट ही होगा। हाँ सर, समझ गया। अच्छा, पार्ट 3 का फर्स्ट वाला भी थोड़ा प्रॉब्लम है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये एक्सलेट कर राइट की तरफ, तो प्रेशर एक तो नीचे जी से बढ़ेगा और एक लेफ्ट में ए से बढ़ेगा। हाँ सर, ये पार्ट 3 का कौन सा ऑप्शन सर ये बताओ? तो समझ आ गया, लेकिन उसने लिखा है कि जो सबसे ऊपर वाला फेस है उस पे जीरो नहीं बता रहा वो। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, A/2 वाला भी है। हाँ सर, नहीं फोर्स। नहीं, समझ गया समझ गया। A/2 वाला भी है। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को एक्सरसाइज 1 में? COM का पार्ट 3 भी बचा था ना? डाउट है? हाँ सर। पूछ लो। एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ
हाँ बोलो क्या डाउट है? सर 16। COM पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16। ये कार है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा रिलेटिव टू कार, तो कार पीछे जाएगा। अब जब ये रेल के अलोंग मूव करेगा तो कार मूव करेगा कि नहीं? हाँ। और जब ये रेल के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कार मूव करेगा? नहीं। तो पहले हम लोग मान लेते कि रेल के अलोंग मूव कर रहा है, अब ये रेल के अलोंग मूव करेगा तो कार भी मूव करेगा, तो इसका वेलोसिटी v होगा कि v से को टच कर रहा है, सरफेस पे टच कर रहा है, और एक जगह टच नहीं कर रहा है, बहुत जगह टच कर रहा है। वो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट साइड वाले लिक्विड राइट साइड वाले लिक्विड को टच कर रहा है, सरफेस पे सब जगह टच कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? सर्कल लाइन। बनेगा। लाइन बनेगा, बट वो लाइन का शेप कैसा है? देखिए यहाँ देखो, यहाँ ये लेफ्ट वाला सब लिक्विड है, राइट वाले लिक्विड को देखो, यहाँ ये सब जगह टच कर रहा है, सरफेस पे देख रहे हैं हम, सरफेस पे ये सब जगह टच कर रहा है। वैसे तो अंदर भी कर रहा है, यहाँ पे भी, ये सब नहीं देख रहे हम, सरफेस पे देख रहे हैं कहाँ का टच कर रहा है, तो ये सब पॉइंट पे टच कर रहा है, इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक सर्कल बन रहा है। तो ये एक लाइन है जो कि सर्कल है, तो लेफ्ट साइड वाला लिक्विड राइट साइड वाले लिक्विड पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएगा। वो फोर्स देखो अलोंग द सरफेस है, परपेंडिकुलर टू द लाइन है और पुल है। देखो मैंने वही रखा है, अलोंग द सरफेस भी है, लाइन के भी परपेंडिकुलर है और पुल भी है। और वो वाला फोर्स का वैल्यू हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द लाइन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर वो पॉइंट वाला वापस बताइए ना, सरफेस पे 2 पॉइंट टच कर रहे, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला, वो नहीं समझे। एक बार रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? वो सर्कल कैसे बनेगा वो ना? हाँ सर, वो आपने बोला ना लेफ्ट वाला लिक्विड राइट वाले लिक्विड को सरफेस पे टच कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिला के क्या बनेंगे, तो वो वाला नहीं समझा सर। देखो लेफ्ट वाला लिक्विड राइट वाले लिक्विड को सरफेस, सिर्फ लिक्विड का सरफेस देखो, लिक्विड का सरफेस एक सर्कल है कि स्फीयर है? सर्कल है सर। सर्कल कैसे हो सकता है, लिक्विड का ड्रॉप है ये। अच्छा, स्फीयर है सर। स्फीयर जो लेफ्ट में लिक्विड है वो राइट वाले लिक्विड को सरफेस के पॉइंट्स पे टच कर रहा है कि नहीं? विजुलाइज करो। हाँ सर। और वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा? हाँ, लाइन बनेगा ना सर, ज्वाइन करेंगे तो। ये सर्कल बनेगा, मतलब लाइन नहीं है, सर्कल शेप है। अच्छा।
ये बेसिकली एक स्फीयर है ना, एक बॉल जैसा ट्रीट करो इसको। बॉल के लेफ्ट में जो है, बॉल के राइट में कहाँ का टच करा है सरफेस पे, देखो वो पूरा एक सर्कल बनेगा। तो उस पर सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि राइट साइड वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसको इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग इस फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हमारा P माइनस पी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 2T/r। ये जो P नॉट माइनस पी नॉट है ना, यही एक्सेस प्रेशर है, मतलब कितना एक्स्ट्रा ज्यादा है। और किसी को कोई ड्रॉप है, कोई डाउट है? अब हम लोग निकालेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल। बबल तो पता ही ना, लिक्विड का बबल। बबल है तो फिर अंदर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? एयर। और बाहर भी कौन प्रेजेंट है? एयर। और यहाँ पे जो है ना, लिक्विड का थिन लेयर है। तो मैंने तुम लोगों को सरफेस बताया था। सरफेस का मतलब क्या होता है कि एक साइड एयर होना चाहिए और दूसरी साइड लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये बहुत थिन है, बट इसको थोड़ा सा थिक मानो। अंदर एयर है, ये लिक्विड है, और बाहर भी एयर है। तो लिक्विड और एयर में मतलब यहाँ पे कितने सरफेस है? 2। यहाँ पे 2 सरफेस है। एक तो ये वाला अंदर वाला, क्योंकि इसके इस साइड लिक्विड है, इस साइड एयर है। और एक बाहर वाला, इसके भी एक साइड लिक्विड है, एक साइड एयर है। तो यहाँ पे 2 सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। ड्रॉप में ऐसा नहीं था। ड्रॉप में तो अंदर पूरा एयर लिक्विड भरा था, बाहर ही एयर था, तो सिर्फ एक ही सरफेस। यहाँ पे क्या, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और बीच में लिक्विड है, तो 2 सरफेस होगा। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। अब 2 सरफेस है, तो अब फिर से लेफ्ट वाला लिक्विड राइट वाले लिक्विड को दोनों सरफेस में टच कर रहा है। एक ऊपर वाला बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। बाहर वाला सरफेस में जहां जहां टच करा उसको ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बनेगा। अंदर वाला सरफेस में भी जहां जहां टच करेगा उसको भी ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बनेगा। अभी दोनों लाइन में फोर्स लगेगा। बाहर वाले में तो इतना लगेगा, अंदर वाले में भी इतना लगेगा। तो फिर से इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे तो ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, और इस 2 की जगह भी 4 आ जाएगा। तो अब एक्सेस प्रेशर 40/r। ये कॉपी हो जाएगा तो बोल देना। कॉपी हो गया?
सर एक मिनट। सर वो आप P माइनस पी नॉट इक्वल टू 4D/R वाला फिर से बताइए ना। कैसे आया? ये राइट हाँ साइड वाला ये राइट जो है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं और इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इन दोनों को इक्वल कर दो, तो सॉल्व करो, यही आएगा। हाँ सर हो गया। तो अभी जो हमने पढ़ा था ना, वो स्पेरिकल बबल था। तो सर उसका जो सरफेस है वो स्पेरिकल सरफेस है। तो ये स्पेरिकल सरफेस का कॉन्वेक्स साइड है और ये स्पेरिकल सरफेस का कॉनकेव साइड है, और ये सरफेस है स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस में ना हमेशा कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड में जाएंगे ना हम, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर जो है वो 2T/R से इंक्रीज होगा। और ये एक सिंगल स्पेरिकल सरफेस के लिए है। सिंगल स्पेरिकल सरफेस, सिंगल अभी हमने डिराइव किया वही है। सिंगल स्पेरिकल सरफेस के कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड जाएंगे, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर हमेशा 2T/R से बढ़ेगा। ये हमें याद रखना। अब ये चीज याद रखिए, हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ड्रॉप के पास तो एक ही सरफेस होता है, तो ड्रॉप में प्रेशर 2T/R बढ़ेगा। बबल में दो सरफेस होता है, एक बाहर भी और एक अंदर भी। तो अब बबल में जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो हम दो सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें भी 2T/R बढ़ेगा, इसमें भी 2T/R बढ़ेगा, तो टोटल प्रेशर 4T/R बढ़ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे चल के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सिंगल स्पेरिकल सरफेस के कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड जाएंगे तो प्रेशर 2T/R से बढ़ेगा। हाँ सर। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर रखे हैं कि जब भी एक पतला सा ट्यूब होगा जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जो थिन होता है मतलब बहुत पतला होता है, तो कैपिलरी ट्यूब में ना जब कोई लिक्विड होता है तो कोई कोई लिक्विड का शेप ऐसा होता है। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर तो हवा है, तो कोई कोई लिक्विड इस शेप का होता है, बहुत पतला ट्यूब है ये। और कोई कोई लिक्विड इस शेप का होता है। हाँ सर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है
कि जहाँ पे लिक्विड का सरफेस, ये सॉलिड है हमारा, ये ग्लास का बना हुआ है तो ये ग्लास है, सॉलिड है, जहाँ पे भी लिक्विड का सरफेस ग्लास को टच कर रहा है वहां पे लिक्विड के सरफेस पे एक टेंजेंट बनाएंगे हम। जहां पे भी लिक्विड का सरफेस ग्लास को, सॉलिड को टच कर रहा है वहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे लिक्विड के सरफेस में, और वहां पे सॉलिड देखेंगे जो लिक्विड के अंदर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना है तो लिक्विड का सरफेस सॉलिड को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड का सरफेस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, तुम अपने लैंग्वेज में खुद से लिख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड इनसाइड लिक्विड सरफेस। वो सॉलिड जो लिक्विड सरफेस के अंदर, लिक्विड के अंदर है। ये वाला तो बाहर है लिक्विड के, यहाँ पे लिक्विड है, ये वाला लिक्विड के अंदर है। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड इनसाइड लिक्विड is called as angle of contact. ये इसको, इस सरफेस को अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो देखो कॉनकेव दिखाई दे रहा है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड है। और इस सरफेस को ऊपर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, तो ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है। पानी का शेप कैसा होता है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स अपवर्ड किसका शेप होता है? शायद मर्क्यूरी का ना। हाँ शायद मर्क्यूरी का, मतलब मर्क्यूरी का ही होता है। वो जो पुराना वाला था, वो आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल थर्मामीटर था ना, जिससे हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप होता है। तो कभी देखना उसमें ना मर्क्यूरी ऐसे रहता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, वो कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है। और एक चीज और, इस फिगर का बताओ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? 90। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लिक्विड का सरफेस का टेंजेंट और सॉलिड जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसके बीच में एंगल देखेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। और प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली। क्लास के साथ तो वाटर बोला है और एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया, तो हम लोग हमेशा कितना ले लेंगे, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब जो सरफेस होगा
वो फ्लैट नहीं होगा, वो ऐसा होगा, यहाँ से एकदम सीधा नीचे आएगा और फिर ऐसे होके ऐसे जाएगा। ये जो सरफेस है ना, ये स्पेरिकल है कि नहीं? हाँ। और पूरा हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है क्या? नहीं। और ये भी स्पेरिकल है, बट ये आधा स्फीयर है कि हाँ। नहीं? हाँ, ये वाला आधा स्फीयर, वो स्पेरिकल बट आधा स्फीयर है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन पूरा आधा स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। तो ये भी अच्छे से समझ लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जब एक्यूट होता है तो सरफेस कैसा होता है, ऑब्ट्यूस होता है कितना होता है, 90 है तो कितना होता है, 0 कितना कैसा होता है। किसी को कोई डाउट है? अब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा होता है ना, वो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की वजह से होता है। मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है और ये उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, उसका सरफेस एक एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा है। अब यहाँ पे जब कोई भी एक मॉलिक्यूल लेंगे ना, इस मॉलिक्यूल में दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक ग्लास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्लास इसको मतलब इसके आजू बाजू वाले ग्लास इसको सब जगह अट्रैक्ट करेगा, तो उसका जो नेट फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा। ये फोर्स को हम लोग कहेंगे एडिसिव फोर्स, क्योंकि ग्लास लगा रहा है वाटर मॉलिक्यूल पे। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एडिसिव फोर्स। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट वाटर प्रेजेंट है वो भी सब लोग फोर्स लगाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। इन सब का रिजल्टेंट आ जाएगा 45 डिग्री पे, एग्जैक्टली बीच में आएगा ऐसे 45 डिग्री पे। अब ये फोर्स वाटर मॉलिक्यूल ही वाटर मॉलिक्यूल पे लगा रहा है, तो इसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है, एडिसिव फोर्स मतलब अपोजिट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है। अब ये दोनों का हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया था। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर ऐसे आ गया ना, तो जो सरफेस है ना वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस ऐसा कुछ होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आ गया, तो सरफेस इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर इधर कहीं आ गया, तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ऐसा कुछ होगा। तो ये सरफेस कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे आ रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये जो एंगल में लग रहा है उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। इधर इस डायरेक्शन में भी एफ सी बाई रूट टू आएगा, लेफ्ट में ए है राइट में एफ सी बाई रूट टू है, तो लेफ्ट में रिजल्टेंट हो जाएगा एफ ए माइनस एफ सी बाई रूट टू। तो इनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ आ रहा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा मान लेते हैं।
तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस इसे मैं हटा देता, इसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। सरफेस इस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर कुछ होगा ऐसे, और यहाँ पे लिक्विड का सरफेस का टेंजेंट बनाएंगे। अंदर का सॉलिड देखिए, ये एंगल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये थीटा मानेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी थीटा आ जाएगा। ये अब यहाँ से हम लोग tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हमारा tan थीटा आ जाएगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है। हो गया कॉपी? हाँ किसी को सर, डाउट है? कोई सर एक मिनट हुआ नहीं सर। ये वैसे ना ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने ये सब दिखाया ना, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग छोड़ भी सकते हो इसको, ये पूरा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सर कोहेसिव और एडिसिव फोर्स क्या होता है, फिर से बताइए ना। कोहेसिव फोर्स का मतलब वो होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। एडिसिव फोर्स वो होता है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। जो हमारा फेविकॉल है, मैं उसको एडिसिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि फेविकॉल या फिर गम बाकी से चिपक जाता है, तो वो फेविकॉल एक अलग मॉलिक्यूल है और जिससे चिपक वो एक अलग मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स लगेगा। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हो गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट अच्छे से समझ लो कैसा होता है, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी राइज। ये एक कंटेनर है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर अगर मैं एक कैपिलरी ट्यूब रख दूंगा, तो अगर पानी भरा हुआ है तो इसके अंदर जो लिक्विड का सरफेस है उसका शेप कैसा हो जाएगा? फ्लैट, कॉन्वेक्स अपवर्ड के कॉनकेव अपवर्ड? कॉनकेव। कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा
तो लिक्विड का सरफेस को ग्लास टच कर रहा है, तुम लोग को विजुलाइज करना है। ये फिगर तो 2D फिगर है, बट ये 3D में हो रहा है। 3D में विजुलाइज करो कि ये कैपिलरी ट्यूब है, उसके अंदर ऐसे पानी है, तो ये जो ग्लास है वो लिक्विड के सरफेस को टच कर रहा है। देखो, लिक्विड के सरफेस को देखना, सिर्फ 3D में विजुलाइज करो, लिक्विड के सरफेस को देखो, ग्लास को देखो, तो ग्लास लिक्विड के सरफेस को टच कर रहा है, वो काफी सारे पॉइंट में टच कर रहा है। सबको ज्वाइन करोगे शेप ऐसा बनेगा। स्फेरिकल बनेगा ना, मतलब पार्ट बनेगा एक स्फीयर का। वो नहीं बनेगा, सिर्फ लिक्विड का सरफेस को देखो और ग्लास को देखो। ग्लास लिक्विड का सरफेस का मतलब समझो, सरफेस मतलब एक साइड हवा है, दूसरी साइड लिक्विड, और सरफेस एक बार सरफेस के पास एरिया, लेंथ, वॉल्यूम। एरिया। हाँ, तो सरफेस को देखो सर, ग्लास को देखो, ग्लास सरफेस को टच कहाँ कहाँ कर रहा है देखो। सर्कल बनेगा। वो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो। सरफेस मतलब ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, बट ये स्पेरिकल सरफेस है, और ये हमारा ग्लास है। ये स्पेरिकल सरफेस स्फीयर है ऐसा, और ये हमारा ग्लास है, साइड में पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास है। तो ये ग्लास ना इस सरफेस को ये सब जगह टच करेगा, तो इस सबको ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बनेगा। तो ग्लास लिक्विड के सरफेस को यहाँ यहाँ टच करा है, तो ये सब सर्कल बनेगा। अगर मैं लिक्विड को सिस्टम मानूंगा तो ग्लास लिक्विड पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इस लाइन पे लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द सरफेस होगा, सरफेस के अलोंग है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा, एंड पुल होगा, तो ऐसे फोर्स लगाएगा। ये वो फोर्स आएगा जो ग्लास लगा रहा है लिक्विड पे। इस फोर्स की वजह से लिक्विड यहीं रहेगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। इस फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर जाएगा, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी राइज। और ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जाके कभी कहीं ना कहीं ये जो ग्लास ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और mg जो नीचे लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, वहां जाके वो रुक जाएगा। अच्छे से समझो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वो आपने बोला लिक्विड लिक्विड क्या बोलते हैं, ग्लास के सरफेस को टच कर रहा है तो सर्कल बना रहा है ना एक? ग्लास के सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ग्लास लिक्विड के हाँ, तो सर वो फोर्स आगे कैसे बताया, वो बताइए ना। वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स, ये जो पहले बताया था ना, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो ग्लास जो है वो लिक्विड के सरफेस को यहाँ यहाँ टच कर रहा है, तो ग्लास लिक्विड के सरफेस पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएगा जो कि अट्रैक्टिव हो। वो फोर्स का डायरेक्शन लिक्विड के सरफेस के पैरेलल, लाइन के परपेंडिकुलर और पुल होगा। ठीक है सर। इस फोर्स की सबका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसकी वजह से एक नेट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लिक्विड का सरफेस ऊपर जाएगा। हमें निकालना है कि ये कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी लिक्विड का T है, रो है, और सरफेस टेंशन का वैल्यू T है। तो यहाँ पे तो हवा है, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? P0। अब हम लोग, ये सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है, जिसका हम लोग कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड में जा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा।
हाँ, क्योंकि अभी मैंने लास्ट पढ़ा है कॉन्वेक्स से कॉन्केव जन से इंक्रीज होता है, कॉन्केव से कॉन्वेक्स जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 2T/R। यहाँ पे R जो है इस रेडियस है, इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस 2T/R। अब यहाँ से हम लोग एच हाइट नीचे आ जाते हैं। अब एच हाइट नीचे आने की जिससे प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा ρGH, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस 2T/R प्लस ρGH। यहाँ पे भी हवा है तो यहाँ का प्रेशर तो P0 रहेगा, और ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट P0 रहेगा। अब ये दोनों सेम लेवल में सेम लिक्विड है, तो सेम लिक्विड में सेम लेवल का प्रेशर सेम होता है, तो P0 को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा आ रहा है ρGH इज इक्वल टू 2T/R। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा, मैं अभी लिख देता हूँ, बाद में मैं इसको बता दूंगा। ये जो आ रहा है ना, ये स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है, और ये जो आ रहा है ना, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ये कैसा है ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सर वो जो एच हाइट वो देख लो, कहाँ से कहाँ तक है? वो सरफेस से। किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, यहाँ का प्रेशर P0 है, अब कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ का प्रेशर होगा P0 माइनस 2T/R। फिर एच साइड नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर होगा P0 माइनस 2T/R प्लस ρGH। ये वाला आ जाएगा यहाँ का प्रेशर। यहाँ का प्रेशर P0 है तो यहाँ का भी P0 है, ये फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस में प्रेशर चेंज नहीं होता है, कर्व सरफेस में प्रेशर चेंज होता है। अब यहाँ का प्रेशर P0 है और यहाँ का प्रेशर इतना है, दोनों सेम लेवल में, तो ये दोनों प्रेशर को सेम होना पड़ेगा, तो P0 को और इसको मैंने इक्वल कर दिया, उससे ये आ गया एच हाइट। ये प्रेशर वाला मेथड था। अब नेक्स्ट हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, जो कि हमारा फोर्स मेथड। हम लोग फोर्स से करेंगे, ये तो प्रेशर से सॉल्व किया था। अब फोर्स से करेंगे तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे इस लाइन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में,
फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन का लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, जहाँ पे आर जो है ना वो ये वाला रेडियस है, और ये किसका रेडियस है, स्पेरिकल सरफेस का है कि कैपिलरी का है? कैपिलरी का। ये कैपिलरी का है, क्योंकि ये स्फीयर ना आधा स्फीयर नहीं है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। पूरा स्फीयर इतना कहीं कुछ बड़ा होगा तो उसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, तो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ये होगा, ये तो कैपिलरी का रेडियस है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा। ये फोर्स सब जगह लगेगा ऐसे ऐसे आउटवर्ड की तरफ। अब इनका कंपोनेंट निकालेंगे तो इन सबका जो साइन कंपोनेंट आएगा ना वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इनका जो साइन कंपोनेंट है वो ऐड अप होंगे कि कैंसिल हो जाएंगे? साइन कंपोनेंट ऐसे आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये सारे साइन कंपोनेंट कैंसिल क्योंकि सब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और इनका कॉस कंपोनेंट जो आएगा वो सब एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर आएगा, सब पे कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा, कॉस कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इतना लगेगा। एक और फोर्स लगेगा mg वाला। mg वाला फोर्स हो जाएगा मास इंटू जी, मास को लिख देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच जी। अब क्योंकि ये वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम, हमारा सिस्टम ये वाला लिक्विड है, क्योंकि ये वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर, क्योंकि ये हम पहले से लिख रखे हैं। सर सब कॉपी हो गया? टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ 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 सर हो गया। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। अब ये तो चलो, हाँ एक चीज और, यहाँ पे दो फॉर्मूला आया था, एक में स्मॉल आर आ रहा है, एक में कैपिटल आर आ रहा है, तो हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल आर को रिलेट करेंगे। ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है जो कि स्फेरिकल है। ये पूरा स्फीयर नहीं है, ये आधा स्फीयर भी नहीं है, आधे से भी छोटा स्फीयर है। तो अगर मैं इसका पूरा स्फीयर ड्रॉ करूंगा तो वैसे कुछ बड़ा होगा,
तो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा। स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ये वाला स्फेरिकल सरफेस का रेडियस और ये वाला कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। हमें इन दोनों को रिलेट करना है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है उसको देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिक्विड के में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, तो ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल फिर से हमारा कितना आ जाएगा, थीटा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। यहाँ पे ये स्मॉल r जो है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और कैपिटल R जो है वो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। हो गया कॉपी? सर हाँ एक सर। हाँ सर। अब ये जो हाइट है ना, ये अगर मर्क्यूरी फिल्ड अप होता ना तो ये हाइट कितना आता, नेगेटिव में आता।